हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलके अकेडमी। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ एंगल्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, और एंगल से जुड़े हुए पर्टिकुलरली क्वेश्चंस खास करके थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पहले पार्ट में सॉल्व किए थे। प्लस हमने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक रिविजन्स भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनसे जुड़ी हुई आइडेंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कैसे अलग पड़ा। जनरली हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1 में कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो आ रही थी 1 से कम, राइट, क्योंकि वो रेशियो था। तो रेशियो की जनरली जो वैल्यू थी खास करके साइन और कॉस की, मेन जो हम दो यही फंक्शंस की बात करते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर आपने नोट डाउन की होगी तो वो 1 से कम आ रही थी, 1/2, √3/2, 1/√2, 1, 0। तो कोई भी साइन और कॉस फंक्शन हमने जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखा था उनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही थी। ठीक है, और जो भी एंगल हमने वहाँ पे बात की थी तब हमने बात की थी 0 to 90 डिग्री में। आपने याद करो, आपने वो टेबल देखा होगा जहाँ पे एंगल्स हमने 0 to 90 डिग्री में लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ जब हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 90 डिग्री से इनफाइनाइट एंगल के लिए जब हम डिस्कस करते हैं तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हम डिफाइन कर लेंगे वहाँ पे उस टाइम की कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज या डोमेन उस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए फंक्शंस वगैरह का, डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं पहले। जैसे कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये हमने सर्कल बनाया, ये सर्कल का ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को बिठाया। कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस होती है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने बताया। तो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे आ जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे कि जो बीच में सेंटर होता है उसको हम ओ से डिनोट करेंगे। सेंटर से आप इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल जैसे हमने देखा था, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है, करेक्ट। तो अगर रेडियस 1 है तो क्या आप गैस कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ये अगर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो इंटरसेक्शन 4 पॉइंट मुझे मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, आपको ये बेसिक आइडिया तो जरूर होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, तो वो याद कर लो और लिख लो। तो ये होगा 1 0, ये होगा 0 1, ये होगा -1 0, और ये हो जाएगा 0, -1। सो जो पहला होता है वो हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो हम y कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि ये y एक्सिस है तो उसमें x 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जस्ट ये नाम नोट डाउन कर दिया, कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लिए। उसके नाम भी दे देते हैं, जैसे कि ये समझो A पॉइंट है, ये समझो B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। ठीक है, नाउ ये यहाँ पे 1 क्यों लिखा हमने, बिकॉज ये यूनिट सर्कल है तो जो रेडियस है वो 1 है, इसीलिए हमने इस तरीके से 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1 हमने लिखा है। क्लियर। नाउ यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ P, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि हमने ये यूनिट सर्कल लिया हुआ है तो यूनिट सर्कल में याद करो, अगर ये एंगल में लिख रहा हूं सपोज x, ठीक है, तो ये आर्क भी कितने की होगी, x की होगी, बिकॉज ये हमने यूनिट सर्कल लिखा है। और ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखी थी यूनिट सर्कल वाले टॉपिक में कि अगर x रेडियन है और रेडियस 1 है तो एंगल जो बनता है वो x रेडियन बनेगा। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि यूनिट सर्कल है, आर्क 1 है तो रेडियन भी 1 रहेगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। जो लेंथ x है, रेडियस 1 है, तो एंगल जो बना वो आपका
x बना, बट x क्या, x इज दी, यहाँ पे x जो एंगल हम लिख रहे हैं वो डिग्री में नहीं, किस में लिख रहे हैं हम, रेडियन में। अभी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि एंगल वगैरह भूल के आप रेडियन में काम करो, बिकॉज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम रियल नंबर्स के साथ डील करेंगे। तो एंगल जो है उसको अगर रियल वैल्यूज में मेजर करना है तो हमें रेडियन एंगल ही यूज करना पड़ता है। क्लियर? ओके। नाउ ये जो पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे नीचे उसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो शेडो आएगा वो एक्स एक्सिस लिखना पड़ेगा। सपोज ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए। उसी तरीके से मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाऊंगा परपेंडिकुलर टू दी वाई एक्सिस, और अगर ये डिस्टेंस समझो कि स्मॉल बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से पी जो है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए और बी, ठीक है। ओके, ना हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे हम रेंडमली अभी नाम ले लेते हैं एम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्राइंगल ओ एम पी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। बट ओ पी क्या है, ओ पी इज द रेडियस जो कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ओ एम मतलब कितना, ए स्क्वायर। पी एम मतलब कितना, ये पी एम बोले तो यही होगा, ठीक है, ओ बी, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो यूनिट सर्कल बनाया उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ ये फॉर्मूला को हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ ड्रिल करेंगे। कैसे, जैसे कि ये एक्स रेडियन है तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, सो साइन एक्स विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड मतलब पीएम हो जाएगा, और पीएम मतलब कितना है, बी है, और ये 1 है, तो साइन एक्स कितना हो गया, बी हो गया। कॉस एक्स, कॉस एक्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स मतलब एडजेसेंट साइड टू दी हाइपोटेनस, तो हो जाएगा स्मॉल ए बाय 1, तो वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आ रहा है, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आ रहा है उसको मैं ए बी अगर लिखूंगा तो ए मतलब आपका एक्स एक्सिस हुआ, बट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई, कॉस के बराबर आई। तो ये जो भी एंगल बनेगा उसका एक्स एक्सिस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉस एक्स लेना पड़ेगा। और ये जो बी है वो क्या है, वाई एक्सिस के लिए है। वाई कोऑर्डिनेट, एक्सिस ना लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो अगर हम देखें वाई कोऑर्डिनेट मतलब बी हो जाएगा, बट बी क्या है, साइन है। तो इस तरीके से कोई भी यूनिट सर्कल अगर होता है तो उसमें आप वो कोऑर्डिनेट को दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे, एक तो डायरेक्टली से मेजर कर लो, ठीक है, या तो अगर आपको एंगल पता है तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसका कॉस ले हुए कॉस एक्स लिखोगे तो आपको ए मिल जाएगा, और इसका साइन एक्स लिखोगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी सर्कल में कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो जब इस तरीके से हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को यूज, तो हम कितना भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना भी आप एंगल लोगे आपको cos x से आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा और sin x से आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट से सिर्फ हमने यही सीखा है अभी तक कि यूनिट सर्कल या तो कोई सा भी सर्कल ले लो, सर्कल में अगर मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मुझे एंगल का कोसाइन करना है, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मुझे सर्कल का साइन फंक्शन करना है, ठीक है। ओके, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि x मतलब x कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए तो मुझे एंगल का
कोसाइन करना पड़ेगा मतलब cos x लेना पड़ेगा, और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे sin लेना पड़ेगा मतलब sin x करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ थोड़ा यहाँ पे अगर लॉजिक लगाए कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसका मतलब होता है कितना 360 डिग्री, और रेडियन में कितना होता है 2 पाई रेडियन, करेक्ट। तो उसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री मतलब मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तब 90 डिग्री आएगा, मतलब एंगल ए ओ बी कितना होगा π/2 हो जाएगा। सो एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। उसी तरीके से एंगल ए ओ सी करूंगा तो ये 180 डिग्री, ऐसे जाऊंगा तो 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल, तो याद रखोगे एंगल्स विच आर मल्टीपल ऑफ π/2 उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के नाम से। ये आप याद रखोगे वर्ड क्वाड्रेंटल एंगल। तो ए बी सी डी ये 4 पॉइंट पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के नाम से जानेंगे। उनके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, तो इससे हमें sin x और cos x की वैल्यू भी पता है ये 4 एंगल के ऊपर, राइट। क्या मैं ऐसा क्लियरली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे ए पॉइंट पे तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, ए पॉइंट जो आपका रहेगा वहाँ पे तो कोई एंगल नहीं है, मतलब वो 0 डिग्री है। तो इसको देख के मैं ये बता सकता हूँ क्या कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि cos मैंने लिखा मतलब मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट और 0 एंगल पे, एंगल 0 बन रहा है मतलब ए पॉइंट पे cos आपको x कोऑर्डिनेट दिखाएगा जो कितना है 1 है, और 0 क्या दिखाएगा आपको y कोऑर्डिनेट दिखाएगा जो यहाँ पे 0 है, और जो हमने सीखा भी है ऑलरेडी, राइट। उसी तरीके से अगर मैं 90 डिग्री पे जाता हूँ तो नाउ भी यहाँ पे हम रेडियन में लिखेंगे, ये 0 डिग्री बोलो या 0 रेडियन बोलो सेम रहेगा। अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो दैट वुड बी दी cos π/2। अगर cos π/2 मुझे लिखना है तो मुझे x लिखना पड़ेगा, कितना है 0 है, और sin π/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, अभी हम 90 डिग्री से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे c और d पॉइंट पे। तो और ये एंगल भी अपने को पता है, अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाता हूँ तो एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा हमें सिखा हुआ है। और ये c पॉइंट है, आप एग्जैक्ट अपोजिट में जा रहे हो तो 360 का आधा करना पड़ेगा, दैट वुड बी दी 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं रेडियन में। तो cos पाई कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट देखेंगे -1 और sin पाई हो जाएगा 0। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये आता है कितना डिग्री में 370। अगर किसी को इसका कन्वर्जन नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे हमने क्या सीखा था π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो cos 3π/2 पे ये वैल्यू रहेगी कितनी 0, और sin 3π/2 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, करेक्ट। फिर पूरा घूम के अगर मैं वापस से यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने कर दिया, और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन तो मतलब 2 पाई होता है, तो 2 पाई पे पहुंचा उसका मतलब वापस से मैं 0 डिग्री पे आ गया। तो 0 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी वही cos वहाँ पे ये आएगी, और साइन की भी वही वैल्यू आएगी। समझ में आ गया। अच्छी चीज क्या हो गई, इससे ये सीखने को मिलेगा कि अगर मैं इसे पूरा घूम के 2 पाई रेडियन घूम के वापस से यहाँ पे जाता हूँ तो वही वैल्यू आएगी जो 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये पूरा चक्कर घूम लिया मैंने, 360 डिग्री घूम लिया, वापस से मैंने 90 डिग्री यहाँ पे गया, मतलब मैं 540 डिग्री आगे गया, ठीक है। मैं पूरा 540 डिग्री जाने का मतलब क्या हो गया, आप पूरा यहाँ से घूम के एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया और 90 डिग्री गए, तो 360 प्लस 90 डिग्री 450 होता है, सॉरी। सो 450 डिग्री पे वापस से यही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली वापस से 360 डिग्री प्लस 180 तो 540 हो जाएगा अभी। तो वहां पे जो 180 पे वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू आने वाली है,
तो इससे हमें ना पूरी साइकिल पता चल जाती है कॉस और साइन फंक्शन के लिए कि 2 पाई रेडियन के बाद तो सब कुछ रिपीट होने वाला है। हर 2 पाई रेडियन पे हर रेवोल्यूशंस के बाद वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को नाउ सिंप्लीफाई और उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिससे हमें कोई भी वैल्यू, कोई भी अगर हम रेडियन वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल सकता है। तो अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 90 डिग्री तक लिमिट नहीं रहेंगे, हम कोई भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए हम उसको अभी रेशियो ना बोल के अभी हम उसको फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा हमें पहले जनरलाइज करना है, तो वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें डिफाइन करेंगे। तो जैसे अभी हमने सीखा उस हिसाब से लिख सकते हैं कि साइन जो है वो हर 2 पाई रेडियन के बाद वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, 2 पाई में मैं कितना भी वैल्यू ऐड करूंगा आंसर तो क्या आएगा, साइन एक्स पे जो वैल्यू थी वही आने वाली है। ऐसा 2 पाई रेडियन कर सकता हूँ, 4 पाई रेडियन कर सकता हूँ, 6 पाई रेडियन कर सकता हूँ, करेक्ट। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2n पाई। समझ में आ गया, n की वैल्यू 1 है तो ये 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो ये 4 पाई प्लस एस हो जाएगा। मतलब n अगर 1 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद की वैल्यू, अगर 2 लिख रहा हूँ तो 2 रेवोल्यूशन के बाद में कुछ एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो वो वैल्यू वही आने वाली है जो साइन एक्स पे आने वाली थी। तो इसीलिए अगर मुझे साइन अगर 600 डिग्री करना है तो 600 डिग्री के लिए, साइन 600 डिग्री के लिए मैं क्या कर लूंगा, उसमें जितने भी रेवोल्यूशन निकल रहे हैं वो मैं निकाल दूंगा। एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, 2 रेवोल्यूशन मतलब 4 पाई रेडियन। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मुझे 6 पाई पूछा, मुझे 600 डिग्री पूछा है तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करके सब करूंगा। वो तो बात की बात है, क्या होगा तब देखेंगे, बट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी इस तरीके से लिखेंगे। पहले सिर्फ हम साइन एक्स लिखते थे, बट हम लिखेंगे साइन कुछ मसाला प्लस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा, सिन कॉस को भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कॉस भी कोई अलग थोड़ी ना है। तो कॉस 2n पाई प्लस एक्स ये हो जाएगा आपका वापस से कॉस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेन जो मेजर साइन और कॉस फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। बट हमने तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टोटल 6 रेशियो सीखे थे, ये तो सिर्फ 2 रेशियो के लिए ही बात हुई। बाकी के 4 रेशियो का क्या होगा, तो बाकी के 4 रेशियो को समझने के लिए इसको थोड़ा वापस से अंडरस्टैंड करें। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो आप सोचोगे कि भाई साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है। तो जैसे हमने यूनिट सर्कल में ड्रॉ किया था, वापस से यहाँ पे रफली एक बना दे यूनिट सर्कल छोटा सा। तो ये हमें पता है कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। साइन मतलब तुरंत याद करोगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, तो ये ए पॉइंट और सी पॉइंट पे होता है, राइट। मतलब साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो आप तुरंत बोलोगे भाई 0 डिग्री और पाई डिग्री। फिर मतलब एवरी पाई पे साइन की वैल्यू 0 दी जाएगी, हर पाई पे, मतलब हर 180 डिग्री के मल्टीप्लीकेशन पे साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा अब नहीं बोलेंगे क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, 3 पाई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसका मतलब अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो सकती है। उसका मतलब मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू n पाई वेर n बिलोंग्स टू z। वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में पढ़ रहे हैं। सेम चीज आप क्लॉकवाइज के लिए भी लागू कर सकते हो, तो इसीलिए हमने इंटीजर लिखा, नेचुरल नंबर नहीं लिखा। उसी तरीके से कॉस का सोचो आप, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या, तो आप सोचोगे कि cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। cos की वैल्यू 0 होना मतलब x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाना। x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, तो वो B और ये D पॉइंट पे होता है। तो ये तो आप सोचोगे कि ये तो पाई बाई 2 है और ये 3 पाई बाई 2 है, मतलब पहले पाई बाई 2 पे हुआ, उसके बाद उसमें 180 डिग्री ऐड किया, मतलब पाई में आपने कितना ऐड, आपने पाई बाई 2 में कितना ऐड किया, पाई ऐड किया, फिर वापस से पाई ऐड करोगे, फिर वापस से पाई ऐड करोगे, तो हर बार आपको पाई ऐड करते जाना है। तो पहली बार 0 वैल्यू अपने को मिलती है कहाँ पे,
π/2 पे, उसके बाद और पाई ऐड करोगे तो 3π/2, और पाई ऐड करोगे तो 2π + 3π 5π/2। तो ये सब जगह पे cos x की वैल्यू हमें 0 देखने को मिलेगी। बट याद रखना है प्लस और माइनस होता है, वो जस्ट लिखना रहेगा, बट मैंने बता दिया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x की वैल्यू, एंड कोई अगर सोचेगा कि π/2 है 3π/2 5/2 आप nπ/2 लिख लोगे, बट nπ/2 लिखोगे और n की वैल्यू 2 लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे n नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या 2n + 1 π/2 where n belongs to z। इसका मतलब n की वैल्यू अगर 0 है तो π/2, n की वैल्यू 1 है तो 2 + 1 3π/2, n की वैल्यू 2 है तो 2 2 = 4 + 1 5π/2। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी के फंक्शंस डिफाइन करने के लिए ये बहुत समझना जरूरी था। क्यों समझना जरूरी था अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मुझे cosec x फंक्शन को डिफाइन करना है, बट cosec x तो क्या होता है 1/sin x होता है, बट नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए। नीचे अगर sin x 0 हो गया उसका मतलब cosec x 1/0 हो जाएगा, दैट वुड बी डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए उसको डिफाइन रखने के लिए sin x की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। तो cosec x फंक्शन तभी डिफाइन है जब sin x की वैल्यू 0 नहीं है। इसीलिए ये पता होना चाहिए कि sin x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे हो रही है, इसीलिए हमने टॉपिक पढ़ा, ठीक है। सो sin x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे होती है। उसका मतलब cosec x फंक्शन ये सब जगह पे डिफाइन नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मैं cosec x = 1/sin x लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा x is not equal to nπ, ठीक है, n belongs to z। सिमिलरली अगर sec x में लिख रहा हूँ तो दिस इज 1/cos x, तो cos x 0 कहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब cos x 0 कहाँ पे होता है, वो वैल्यू sec x फंक्शंस में नहीं आ सकती। तो ये लिखना पड़ेगा x is not equal to 2n + 1 π/2, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे tan x लिखना है, tan x का मतलब क्या होता है sin x/cos x, बट यहाँ पे नीचे cos x आया तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब tan फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे cos x 0 हो रहा है। cos x 0 कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा x is not equal to 2n + 1 π/2, और लास्ट अपना बचा फिर cot x विच इज cos x/sin x। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो हमने बेसिक देखा वो अभी तक क्लियर हो गया है। तो इसकी मदद से हम अभी डिफाइन कर सकते हैं कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने 6 अभी सीखे उसका डोमेन और उसका रेंज को डोमेन क्या हो सकता है, खास करके डोमेन और रेंज उसकी क्या हो सकती है, वो हम इसकी मदद से डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो अपने को पता होना चाहिए, दैट इज साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो साइन कैसी रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे आती है वो हमें पहले समझना है। उसके लिए वापस से अगर हम यूनिट सर्कल का एग्जांपल देखें तो उससे वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हमने सीख लिया है कि एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कॉस फंक्शंस और वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन फंक्शन, ये हमने सीख लिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू अपने को पता होती है 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1, ठीक है। और हमने ये सीख लिया है कि अगर कोई पॉइंट ए भी यहाँ पे है, ठीक है, तो ए आपका इसको एंगल को कनेक्ट करो, ये जो भी वैल्यू आएगा उसका कॉस लेके आप ए निकाल सकते हो। तो ए इज इक्वल टू आप लिखोगे क्या कॉस एक्स, अगर ये एक्स है तो बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे साइन एक्स लिखोगे। ये भी हमने देख लिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए कॉस और साइन दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, करेक्ट, ठीक है। और वैल्यूज भी आप देखो ना,
पहले यहाँ पे 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 थी, 90 डिग्री पे कितनी गई, 0 चली गई। इसका मतलब कॉस की वैल्यू 1 to 0 जा रही है, ठीक है यहाँ पे। और साइन की वैल्यू देखो कैसे जा रही है, साइन की वैल्यू 0 से जब 90 डिग्री पे जाएगी तो वो 0 to 1 जाती है। तो इसीलिए साइन फंक्शन कैसा हो गया, साइन फंक्शन जो आपका होता है वो इंक्रीजिंग है क्योंकि वो 0 to 1 जा रहा है। बट कॉस फंक्शन कैसा है, वो 1 to 0 जा रहा है, दैट मीन्स वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। वो यहाँ से अपने को ऐसे ही पता चल जाता है। नाउ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम की पता है कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें तो x और y दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है उसका मतलब a और b पॉजिटिव मिलेंगे, इसका मतलब sin x और cos x दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। बट क्या हो अगर कोई सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल y है, सेम ही एंगल चलो ले लेते हैं, ठीक है, ये x जो बना वो ही हम यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक है। चलो में ऐसे बनेगा, ऐसा जाएगा टोटल ये तो, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी वो एंगल बनेगा, ठीक है, y दूसरा ले लेते हैं। बट ये जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपका जो x होता है वो तो नेगेटिव होता है और y आपका पॉजिटिव होता है। तो ये तो आपको -c और d लिखना पड़ेगा, मतलब आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया बट y कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव ही है। इसका मतलब मैं अभी हम यहाँ पे ऑर्डर में लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो उसके अंदर कॉस एंड साइन दोनों पॉजिटिव थे, बट जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट आया तो आपका x नेगेटिव हो गया। x नेगेटिव होने का मतलब क्या नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव होने का, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया मतलब cos आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होगा बट साइन अभी भी क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी आप ले लो वैल्यू, तो ये तो दोनों -e - f होगा, दोनों नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होगा और साइन भी नेगेटिव होगा, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं तो उसमें कॉस आपका पॉजिटिव हो जाएगा बट y आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो x आपका पॉजिटिव और y नेगेटिव, उसका मतलब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा बट साइन फंक्शन जो होगा वो अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज चेंज होती जाएगी। एक चीज आप ऑलवेज याद रखो, आप कुछ भी करोगे आंसर तो आपका, देखो साइन का क्या, कॉस का क्या होगा, पहले 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से वापस 0, फिर 0 से वापस 1। कुछ भी आप करो, कॉस और साइन सबकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहने वाली है। ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। साइन का भी देख लो, 0 से स्टार्ट हुआ 1 पे गया, 1 से 0 हुआ, 0 से -1 हुआ और -1 से वापस 0 आ गया। तो इसका मतलब साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा के लिए -1 से 1 के बीच में ही आने वाली है, बीच में जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव ये होता जाएगा। तो इससे ओवरऑल बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, एक चीज आप सिंपल याद रख लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के जो सब फंक्शंस होते हैं सेक, कॉसेक, टेन और कॉट, वो सब तो साइन और कॉस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में अंदर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होने के कारण उसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी अदर फंक्शंस है वो सब फंक्शंस भी कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में तो सब फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, बट अगर मैं दूसरा क्वाड्रेंट देता हूं तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव है बट साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव कौन कौन हुआ, तो साइन पॉजिटिव हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल 1/sin जिसको कॉसेक बोलते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ साथ कौन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, जिसके कारण बाकी के सब फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि फिर आप बोलो 10, तो 10 में भी साइन बाई कॉस होता है, कॉस नेगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव हो गया,
तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही होगा। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो और ये अपने को याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो दोनों यहाँ पे नेगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव कौन रहेगा? पॉजिटिव कौन रहेगा यहाँ पे? ये जो भी हम चार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं वो पॉजिटिव का लिख रहे हैं, पॉजिटिव का हम याद रख रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो नेगेटिव नेगेटिव उड़ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ पॉजिटिव। तो साइन बाई कॉस करोगे तो टेन आएगा, कॉस बाई साइन करोगे तो कॉट आएगा। तो तीसरा क्वाड्रेंट जो हो गया उसके अंदर क्या पॉजिटिव होगा? टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होता। सिमिलरली चौथे में अगर आप देखोगे, चौथा क्वाड्रेंट, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा ले लो, दैट इज सेक, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वाड्रेंट वाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस याद रखनी है। ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी याद रखोगे। एस टी सी में उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। उस तरीके से आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको साइन फंक्शंस कभी क्लियर हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस, और कहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। सिंपल आप सोच सकते हो डोमेन मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब हो जाता है कि x की कौन कौन सी वैल्यू में अंदर पुट कर सकता हूँ। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि वो तो एंगल है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है। बट आंसर जो आएगा वो अपने को रेंज दिखाता है कि x की कोई भी वैल्यू अगर मैं साइन और कॉस में पुट करता हूँ तो आंसर कुछ भी होगा, -1 to 1 के बीच में आएगा, वो उसका क्या हो जाता है? रेंज। तो उसी का एक फाइनल हम टेबल बना देते हैं ताकि अपने को वो याद रह जाए कि साइन और कॉस का डोमेन और रेंज क्या क्या है, क्योंकि वो आने वाले जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने को काम में आता है। तो चलिए हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे हम ये टेबल जनरेट कर सकते हैं डोमेन और रेंज का। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर रख सकते हैं और वो x की वैल्यू पुट करने से हमें क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, वो होता है रेंज। तो रेंज मतलब बेसिकली आउटपुट है, डोमेन मतलब बेसिकली क्या है? एक इनपुट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा साइन की आप कितनी भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, आंसर हमेशा -1 to 1 के बीच में आएगा। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा। तो x की वैल्यू कोई सी भी मतलब क्या? -∞ to ∞ में, जिसको आप रियल नंबर भी बोल सकते हो। कोई भी रियल नंबर की वैल्यू आप पुट करो अंदर यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में, और -1 भी आ सकता है, इसीलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया हुआ है। tan और cot का, tan का रेंज क्या हो सकता है? tan का डोमेन क्या होगा? tan का मतलब अभी हमने देखा sin x अपॉन cos x, और cos x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, वो वैल्यू अपने को माइनस करनी पड़ेगी, तो वो tan का डोमेन हो जाएगा। इसलिए tan के डोमेन में हमने क्या लिखा? x बिलोंग्स टू r, यानी कि ये, बट ऐसी वैल्यूज माइनस कर दी जहां पे cos x इज इक्वल टू 0 हो रहा था, और cos x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? 2n + 1 π/2 पे आता है, तो वो अपने को रेंज में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिल सकता है? आउटपुट कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। सेम चीज कॉट में भी होती है, बट कॉट में क्या होगा? कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, तो इसीलिए यहाँ पे साइन वैल्यू जहां जहां पे 0 हो रही होगी वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक और सेक का अगर आप डोमेन देखोगे तो कॉसेक का डोमेन क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स मतलब 1/sin x, sin x 0 कहाँ पे होता है, वो वैल्यू अपने को माइनस कर देनी पड़ेगी। तो इसीलिए कॉसेक में x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई पे साइन 0 हो जाता है तो वो माइनस किया। आंसर यहाँ पे अगर हम देखोगे, क्योंकि हम 1/sin कर रहे हैं, 1/ अगर हम साइन करेंगे तो जैसे कि साइन की वैल्यू 0.5, 1/2 जहाँ पे आ रही होगी वहाँ पे कॉसेक की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 का उल्टा 2 आएगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि जहाँ जहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे कॉसेक वैल्यू नहीं आ सकती, तो वो पोर्शन हमने माइनस किया। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, r -1। सेम चीज आप कॉसेक के लिए भी समझ सकते हो, खुद ऐसा भी कर सकते हो। अब ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज डिफाइन कर सकते हैं।
आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डोमेन और रेंज का, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से हम फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा उसके रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस देखें तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर cos x की वैल्यू -3/5 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ क्लियरली बोला हुआ है कि cos x -3/5 है और x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप तुरंत सोचोगे, क्या सोचोगे कि भाई x तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले ये लिख लेने का, सोच लेने का कि तीसरे क्वाड्रेंट में तो कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें माइनस को इग्नोर करो, आप राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ऐसा छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ये x ले लो। cos x का मतलब क्या होता है, cos x का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ऊपर जो है वो एडजेसेंट साइड लिख लो, हाइपोटेनस कितना लिख लोगे, 5 लिख लोगे, करेक्ट। तो आपको ये मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आप ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये साइड कितनी मिलेगी आपको, 4 मिलेगी। और ये पता ही होता है ना अपने को, ट्रिपलेट्स होते हैं, कुछ फेमस ट्रिपलेट्स अपने को याद रख लेने होते हैं, कौन कौन से, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 और भी बहुत सारे होते हैं फिर, ठीक है। बट अभी के लिए इतना याद रख सकते हो ट्रिपलेट्स। लास्ट में जो होता है वो हमें क्या दिखाता है, हाइपोटेनस दिखाता है, राइट। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, 4 होगा। तो नाउ आप अब लिख सकते हो ना, sin x इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 4/5। बट x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव बना दोगे, ठीक है। cos x -3/5 था तो उसका उल्टा कर दो, sec x मिल जाएगा कितना, -5/3। sin x -4/5 उसका उल्टा कर लोगे, क्या हो जाएगा, cosec x -5/4। tan x क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x, दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। साइन में 4 है, cos में 3 है, नीचे 5 5 है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो tan x क्या लिखोगे, 4/3। या तो आप ट्राइंगल पे देखो, tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 4/3 उसका उल्टा कर दोगे, क्या मिल जाएगा, cot x मिल जाएगा, विच इज 3/4। तो इस तरीके से हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज ढूंढ ली। तो सिंपल क्या करना था हमें, यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड्स फाइंड करनी थी, जिसके बाद हमें सब एक cos x दिया था तो sin x मिल गया, sin x और cos x आ जाएगा, तो बाकी के सब फंक्शन हमने को मिल जाते हैं। ध्यान में से भी ये रखना होता है कि x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन और ना हो। सो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है अपने को कि अगर tan x की वैल्यू -24/7 है और x लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा पहले ट्राइंगल बना देंगे, ये है x, यहाँ पे लिख लेंगे। tan की वैल्यू, tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट यहाँ पे, एडजेसेंट यहाँ पे। और अभी हमने ट्रिपलेट सीखा, ट्रिपलेट में हमने क्या देखा, 7 24, तो ये कितना हो जाएगा, 25। पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक भी कर सकते हो, 49 576 625 स्क्वायर रूट 25, उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो tan x का पहले उल्टा कर लेंगे तो cot x मिल जाएगा -7/24। sin x देखें तो sin का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 24/25। बट x लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव है तो cosec भी नेगेटिव हो जाएगा, तो वो -25/24। sec x मतलब क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec x हो जाएगा 7/25, ठीक है। sec x नहीं, cos x, cos x हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/25। बट
x लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव ही होता है, ऑल एस टी सी, इसलिए cos पॉजिटिव रहेगा, तो cos का उल्टा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, जो हो जाएगा 25/7। ठीक है, सो आई होप आपको ये साइन वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे, अपने को और एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस करने हैं, तो इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एल्जीब्रा देखना पड़ेगा, उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स वगैरह क्या क्या होते हैं वो थोड़ा अभी हम देखेंगे, और उसके बेसिस पे फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के फॉर्मूलाज की। ये फॉर्मूलाज बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल बनाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं यूनिट सर्कल में, अगर हम देखें तो सर्कल के अंदर से कोऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, ये कोई वैल्यू है, ये एंगल सपोज x है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, यही x एंगल मैं नीचे लिखूंगा, ऐसे जाऊंगा तो मुझे -x लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। अभी देखो होगा क्या, अगर मैं sin x लिख रहा हूँ, sin -x, ठीक है, तो sin x तो sin x ही होता है, बट sin -x करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि sin -x होने का मतलब क्या हुआ, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, इसीलिए मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, -sin x लिखूंगा, तो माइनस को आगे लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं cos -x करता हूँ, ठीक है, तो cos -x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसीलिए माइनस चला जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा cos x। तो ये बेसिक चीज याद रखनी है, इसीलिए साइन फंक्शन को हम ऑड फंक्शन और कॉस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक फंडामेंटल अपना हो गया। नाउ आगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूलाज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज है, उसके बेसिस पे हमें फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए वो जो फॉर्मूलाज है उसको हम यहाँ पे बिना प्रूव किए एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रूव करना वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिंपल, तो क्यों करना, जितना करना है उतना ही हम करेंगे। सो तीसरा फॉर्मूला इसलिए आपको लिखना है cos x प्लस वाई, ये होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये याद रखना है। यहाँ पे cos में जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, दोनों में सेम ही फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली cos x माइनस वाई है, तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y, सिर्फ माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल का साइन और कॉस के लिए भी तो बना सकते हैं, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y एंड साइन x माइनस y, तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नाउ हमें कुछ यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल बनाने हैं, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करेंगे। क्या एक्टिविटी करेंगे, ये जो 4 फॉर्मूला हो गए 3 4 5 6, उसमें हम करने वाले हैं कुछ मैजिक। x की वैल्यू π/2 रखेंगे और y की वैल्यू थीटा ले लेते अभी के लिए। ठीक है, और सब फॉर्मूलाज हम वापस से लिखेंगे एक्सपांशन के साथ और देखेंगे कि आंसर क्या क्या आ रहा है। ओके, चलो x इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू थीटा, तो पहले मैं cos π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos π/2 cos थीटा माइनस साइन π/2 साइन थीटा। वैल्यूज याद करो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो आंसर क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा, करेक्ट। तो cos π/2 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। बट अगर यही चीज मैं चौथे वाले फॉर्मूला पे पुट करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू थीटा रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा cos π/2 माइनस थीटा। सिंपल, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे फिर
प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ओके। पांचवें और छठे में ये वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 साइन कॉस थीटा प्लस कॉस π/2 साइन थीटा। बट साइन π/2 तो 1 होता है, 1 इंटू कॉस थीटा, और कॉस π/2 कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो पीछे वाला तो 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। उसी तरीके से अगर मैं साइन π/2 माइनस थीटा करूँगा, ठीक है, तो साइन π/2 माइनस थीटा करने पे यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बट पीछे वाला तो 0 ही होने वाला है, तो आंसर तो कॉस थीटा ही रहने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको खुद करना है, क्या, x की वैल्यू पाई ले लो और y की वैल्यू थीटा ले लो। ठीक है, अगर ये करोगे आप तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस पाई प्लस एक्स मतलब कि थीटा। अगर कॉस पाई प्लस थीटा मैं करूँगा, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, कॉस पाई कॉस थीटा माइनस साइन पाई साइन थीटा। कॉस पाई की वैल्यू तो -1 होती है, करेक्ट, तो -1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, सो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि साइन पाई का मतलब क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री पे जाओगे, और वाई कोऑर्डिनेट 180 पे तो 0 होता है, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कॉस पाई प्लस थीटा कितना लिखना है, माइनस कॉस थीटा लिखना है। सिमिलरली नीचे वाला अगर हम देखें, कॉस पाई माइनस थीटा, वो भी माइनस कॉस थीटा ही आएगा, वो भी माइनस कॉस थीटा आएगा, क्योंकि पीछे प्लस हो रहा है ना, और साइन पाई तो वैसे भी पता है, साइन पाई तो वैसे ही 0 होने वाला है, क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है, वो वाई कोऑर्डिनेट दिखाता है, पाई पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, साइन पाई प्लस थीटा मतलब साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा। तो साइन पाई आया, जहाँ जहाँ पे साइन पाई आएगा वहाँ पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी, और जहाँ जहाँ पे कॉस पाई आएगा वहाँ पे वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, बट ये -1 आएगा, तो माइनस साइन वाई लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मतलब माइनस साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पीछे तो सेम ही है, तो पीछे तो माइनस साइन थीटा ही आएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए ये पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करके हम क्या प्रूव करना चाहते हैं वो एक बार देखते हैं। तो इसके लिए ये वाला पोर्शन मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हमने किया क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एक बड़ा सा ड्राइंग बना के हम समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। जैसे कि ये 0 और पाई होता है, 0 और 2 पाई होता है, करेक्ट। इसको हम π/2 लिखते हैं, इसको हम पाई लिखते हैं, और इसको हम 3π/2 लिखते हैं। पहले केस में मैंने किया कि x की वैल्यू π/2 रखी और y की वैल्यू थीटा रखी, मतलब cos π/2 प्लस थीटा। तो π/2 मतलब यहाँ तक, थीटा मतलब इस साइड तक सीमित, जस्ट सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो cos π/2 प्लस थीटा मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब आप ऐसा समझो कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखो इसके कारण हुआ क्या, यहाँ पे देखो साइन π/2 प्लस थीटा किया हमने, तो कॉस फंक्शन था ना, कॉस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए आंसर सीधा क्या आ गया, माइनस में आया। बट जब π/2 हो रहा है तो आप कॉस का क्या कर लेते हो, साइन कर लेते हो। जहां जहां पे π/2 हुआ है वहां पे फंक्शन चेंज हुआ है। देखो π/2 था, कॉस का साइन हुआ, π/2 था, कॉस का साइन हुआ। अभी साइन मत देखो, अभी सिर्फ फंक्शन देखो कि कॉस का साइन हो गया। सेम यहाँ पे भी π/2 था, साइन का आंसर फाइनली कॉस में आ गया। π/2 यहाँ पे था, साइन था, तो फाइनली कॉस हो गया। तो जब भी π/2 आ रहा है, π/2 से आप प्लस करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और π/2 से आप माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे। बट एट दी एंड आपको फंक्शन चेंज करना है। अगर आप π/2 प्लस थीटा करोगे, ठीक है,
तो आपको देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपका साइन होता तो आपको पॉजिटिव लिखना है, अगर π/2 प्लस थीटा है बट कॉस में कर रहे हो तो कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यह ना हमने शॉर्टकट जनरेट किया है अलग अलग वैल्यूज पे, क्योंकि हमें तो 90 डिग्री तक की ही वैल्यू पता है। 90 डिग्री से जब आगे जाएगा एंगल तो आंसर क्या लिखना है वो करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट्स बना रहे हैं। तो शॉर्टकट ये हो गया कि जब भी आप π/2 या 3π/2 इससे आप प्लस करोगे, 3π/2 का प्लस इस साइड होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हम, और 3π/2 का माइनस इधर होगा सेम। तो होगा क्या, हर बार आपने किया क्या, cos π/2 प्लस थीटा किया, cos π/2 प्लस थीटा किया, तो इस साइड आप जाओगे प्लस थीटा, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो cos का आपको क्या कर देना है, साइन थीटा लिख लेना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है cos नेगेटिव होता है, और अपना तो cos था इसीलिए माइनस लगा देना है। बट cos π/2 माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, तो cos का साइन करना है, और पहले क्वाड्रेंट में तो सब फंक्शन पॉजिटिव है तो वो साइन थीटा पॉजिटिव ही रखोगे। सिमिलरली साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 आया मतलब फंक्शन चेंज करके cos थीटा लिखोगे, फिर देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या cos पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है, और हमारा फंक्शन भी कौन सा है, साइन है, तो इसीलिए प्लस ही आएगा। उसी तरीके से साइन π/2 माइनस थीटा करोगे तो π/2 आया मतलब साइन का आप cos कर लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है तो इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव ही रखोगे, इसीलिए प्लस cos थीटा आया। आई होप आपको क्लियर है। दूसरा आप देखो, जब भी पाई था चारों क्वेश्चन में तो फंक्शन cos का cos रहा, cos का cos रहा, साइन का साइन रहा, साइन का साइन रहा, तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जब भी पाई हो रहा है, पाई हो रहा है मतलब पाई प्लस थीटा ऐसे, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब भी पाई प्लस और माइनस हम कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, फंक्शन वही के वही रखना है, सिर्फ हमें वो सोचना है कि फंक्शन में प्लस माइनस करने के बाद हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव रहेगा कॉस और साइन, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कॉस पाई प्लस थीटा करते हो, कॉस पाई प्लस थीटा, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, फंक्शन चेंज नहीं करना है बट नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए आप माइनस कॉस थीटा लिखोगे। पाई माइनस थीटा में भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा लिखोगे बट आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, इसीलिए वहां पे नेगेटिव लिखना है। साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए साइन माइनस थीटा साइन थीटा करना पड़ेगा। सेम साइन पाई माइनस थीटा करोगे, पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा का साइन थीटा ही लिखोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो। तो दिस इज द मैजिक, ये अगर हम याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। इससे थोड़ा जनरलाइज कर लो, जब भी आप π/2 से कुछ भी, π/2 का मतलब आप y एक्सिस से कुछ भी करते हो तो फंक्शन चेंज करना है, और जब भी x एक्सिस से कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो फंक्शन को चेंज नहीं करना है। ये याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कुछ शॉर्टकट्स बना दिए हैं यहाँ पे, जो साइन और कॉस के लिए लागू कर सकते हैं। इसी तरीके से टेन और कॉट के भी फॉर्मूलाज होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन चालू करते हैं। और फॉर्मूलाज हैं जैसे कि टेन वाला, आगे ऑलरेडी हमने 6 नंबर लिखे हुए थे, ये मैं 7वां नंबर लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर, 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, जस्ट साइन का फर्क है, करेक्ट। उसी तरीके से cot x प्लस वाई थोड़ा उल्टा हो जाएगा इसमें, ठीक है। cot y इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, पूरा उल्टा लिखना है, और cot x माइनस वाई इज इक्वल टू cot y cot x प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। तो इस तरीके से टेन और कॉट की ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, जिसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ज़्यादा कोई शॉर्टकट वगैरह इसके लिए हम नहीं बनाते कि लाइक, क्योंकि π/2 पे तो 10 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको लिखने का कोई
मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली कॉट 0 पे तो डिफाइन ही नहीं होता, तो इसमें ऐसे कोई शॉर्टकट्स हम जनरली नहीं बनाते, ठीक है। ओके, तो आई होप ये सम एंड डिफरेंस वाले आपको ये एंगल्स वाले फॉर्मूला याद हो गए हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ और शॉर्टकट्स बनाते हैं, जैसे कि हमने देखा साइन एक्स प्लस वाई कि साइन एक्स प्लस वाई, जहाँ पे अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू भी एक्स ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस एक्स कितना हो, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इस तरीके से मैं साइन एक्स प्लस एक्स में वाई की जगह पे अगर मैं एक्स भी रखता हूँ तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। दोनों तो सेम ही हुआ ना, तो आप क्या लिखोगे, इधर साइन एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। तो इसी तरीके से और भी फॉर्मूलाज इसी की मदद से बनाए गए हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें ट्रिग्नोमेट्री में देखने होते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमें सिंपली याद रखने हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप जस्ट स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्क्रीन पे ये सब फॉर्मूलाज हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हो कि जिसके कारण हम क्वेश्चंस आंसर्स फटाफट सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपको याद रख लेना है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हम इस सब की मदद से बना सकते हैं। तो एक बार जस्ट वो हम फॉर्मूला गो थ्रू हो जाते हैं। मैं इस पहले सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और देख लेते हैं कि कैसे उनको याद रखना है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए कुछ डबल एंगल फॉर्मूलाज और यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। तो कुछ भी हालत में अपने को याद रखना है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करने वाले हैं। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर एक्स। जब डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब ये फॉर्मूलाज हमने को काम आने वाला है। साइन को साइन 2 एंड 2 टाइम्स एक्स को कैसे tan x में कन्वर्ट करना है, तो ये सब काम आएगा। सिमिलरली cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये सब बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलाज है, इसको कुछ भी गलत में याद रखना है। साइन 3x का मतलब है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, cos 3x का मतलब है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। उल्टा कर लेना है, देखो साइन 3 sin x नीचे 3 cos x इस साइड पे आ जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। tan 3x में 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, कहीं पे भी प्लस नहीं आने वाला, ठीक है। तो इतना फॉर्मूलाज आपको एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है ये फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी इसको इनडायरेक्टली आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे कि ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो मैं cos स्क्वायर एक्स ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो कभी कभी इनडायरेक्टली हम इस तरीके के भी यूज़ कर लेंगे, कभी कभी हाफ एंगल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x बाई 2। जहाँ पे 2x था वहाँ पे अगर x लिखोगे तो यहाँ पे x था तो उसका आधा करना पड़ेगा। मतलब मैंने यहाँ पे यही किया ना कि cos स्क्वायर एक्स मेरा फॉर्मूला था, x को मैंने आधा कर दिया तो 2x को भी आधा करूँगा तो x होगा। तो कभी कभी इस तरीके से भी हम इसको यूज़ करेंगे। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स को भी आप लिख सकते हो ना, अगर मुझे हाफ एंगल लिखना है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, है ना। पूरा 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखूंगा। तो ये सब फॉर्मूला भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने ही वाले हैं, ठीक है। तो बेटर है कि अभी के लिए ये याद रख लो इस तरीके से, ठीक है। नाउ लास्ट हमें बाकी है, ये जो फॉर्मूलाज थे वो आपके एंगल्स के सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज थे। इसके बाद जो हमारा बाकी बचा है वो सिर्फ बचा है पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का समेशन और डिफरेंस का फॉर्मूला। तो वो एक बार देख लेते हैं ताकि उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आखिरी के जो कुछ फॉर्मूलाज है वो हमने यहाँ पे रखा है, विच आर दी सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एडिशन और डिफरेंस के फॉर्मूलाज है, जैसे कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। तो सिंपली मैं यहाँ पे वो बोल नहीं रहा, सिंपल है, आप लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, पहले 4 जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा, x प्लस वाई बाई 2 सब जगह पे है, यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2 है। सिर्फ फर्क क्या है, देखो c प्लस सी, दिस इज 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss,
s प्लस एस 2sc एंड s माइनस एस 2cs। तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो आपको याद रह जाता है। देख c प्लस सी इज 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss, s प्लस एस 2sc और s माइनस एस 2cs। ये याद रख लेना है। पहली कॉलम में क्या आएगा x प्लस वाई बाई टू, दूसरी कॉलम में क्या आएगा x माइनस वाई बाई टू। आपका काम हो गया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो इस तरीके से आप याद सकते हो। सेम उसका पूरा रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स वाले फॉर्मूला ये रहे, जैसे कि 2cc का मतलब क्या हो जाएगा c प्लस सी, पूरा रिवर्स हो जाएगा। 2cc मतलब c प्लस सी। बट ये x और y है तो यहाँ पे बाई टू नहीं करना है, यहाँ पे बाई टू किया क्योंकि यहाँ पे सिंगल फंक्शन का एडिशन था। यहाँ पे आप क्या मिलेगा, आपको x प्लस वाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो x प्लस वाई, x माइनस वाई। जब प्रोडक्ट से एडिशन में जाएंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में जाएंगे तो बाई टू नहीं करना है। बट हाँ, एडिशन से जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो बाई टू करना है, वो याद रख लो। सिमिलरली 2ss तो माइनस सी प्लस सी, 2sc s प्लस एस एंड 2cs s माइनस एस। ये फॉर्मूलाज अगर आप याद रख लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं हरा पाएगा, ये क्योंकि उसकी गारंटी होती है। इतने फॉर्मूलाज याद रखने से आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थियोरेटिकल जो भी लेक्चर्स था हमारा फॉर्मूला वाला वो आपको क्लियर है, जिसकी वजह से हम फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमने जो भी अभी तक थियोरी देखी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। पहला एक क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमें एंगल का कन्वर्जन वगैरह पता चल जाए, जो भी हमने थियोरी में पढ़ा। जैसे कि मुझे पूछा है साइन 150 डिग्री फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक क्वाड्रेंटल एंगल सोचूंगा कि इसके नज़दीक का क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है। क्वाड्रेंटल एंगल बोले तो 90, 180, 270, 360, फिर 450, 540, वो उस तरीके का जो चार एंगल हमने कोऑर्डिनेट में ड्रॉ किए थे वो। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिखता है कि मैं इसको 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ। कोई चाहे तो 180 माइनस 30 भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो 90 लिखा मतलब पाई बाई 2 आया। ठीक है, अगर 90 ना समझ में आए तो अभी पाई बाई 2 बोल दो। हमने क्या सीखा, जब भी पाई बाई 2 आएगा तो फंक्शन चेंज करना है, तो आप फंक्शन चेंज करके cos 60 लिख लोगे। फिर देखोगे पाई बाई 2 प्लस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। हमें ये देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, कन्वर्जन होने के बाद जो बना वो नहीं देखना है। साइन के लिए, साइन के लिए ये देखना है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था तो ये भी आंसर पॉजिटिव लिखेंगे। और cos 60 कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन 150 डिग्री। उसी तरीके से मुझे अगर ढूंढना है cos 765 डिग्री, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 765 अगर क्वाड्रेंटल एंगल, अभी ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया तो कोई टेंशन नहीं, जब भी बड़ा एंगल होगा तो आपको 360 डिग्री का मल्टीपल लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, अगर cos को मैं 360 डिग्री इंटू 2 कर दूँ तो 720 हो जाएगा, बचेगा कितना 45। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है cos 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x ही होता है। पहला ही क्वाड्रेंट आएगा, पहला क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता है, इसलिए आप, और ये यहाँ पे आप फंक्शन भी चेंज नहीं करोगे, जैसा है वैसा रखोगे। cos होता तो cos, साइन होता तो साइन, cos 45 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं नेक्स्ट, साइन 31 पाई बाई 4। ठीक है, तो नाउ अभी ये रेडियन में आ गया, रेडियन में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर रेडियन में आ जाएगा तो आपको नीचे जो 4 है तो ऊपर आपको उसका मल्टीपल ढूंढ लेना है। ठीक है, जैसे कि 31 है तो 31 से आजू बाजू वाला 4 का मल्टीपल क्या होता है, तो मुझे पता चल जाता है 32 होता है। तो मैं 32 पाई माइनस पाई बाई लिख के 4 कर दूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 का मल्टीपल आपको ऊपर सेट करना है। फिर आप क्या करोगे, 32 पाई बाई 4, आप 32 पाई बाई 4 करोगे तो 8 पाई हो जाएगा, 8 4 32 माइनस पाई बाई 4, और साइन 8 पाई तो अभी हमने पढ़ा। 8 पाई का मतलब क्या होता है, वो 2n पाई, 2 पाई का मल्टीपल या 360 का मल्टीपल है। 2 पाई का मल्टीपल मतलब 360 का मल्टीपल, और फिर माइनस है एक्चुअल में। ठीक है, अगर माइनस है उसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, आप 4th क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और आप एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हो ना, 8 पाई यहाँ पे आएगा,
और 8 पाई है तो एक्स एक्सिस तो फंक्शन तो वही रहेगा, साइन पाई बाई 4 ही आंसर आएगा, प्लस या माइनस, बिकॉज अब माइनस पाई बाई 4 बोला है तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन पाई बाई 4 होगा, इसलिए आंसर क्या लिखोगे -1/√2। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन ताकि और कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे कि एक हम ले लेते हैं अंदर नेगेटिव ले लेते हैं ताकि पता चले। सो हम लेते हैं साइन -11 पाई बाई 3। ठीक है, अब साइन -11 पाई बाई 3 अगर है तो जैसे अभी हमने सोचा वैसा करेंगे। पहले तो साइन माइनस, साइन के अंदर कुछ भी माइनस होता है तो हमने अभी पढ़ा था कि साइन -11 पाई बाई 3 का मतलब होता है साइन इज अ ऑड फंक्शन, तो माइनस पहले बाहर ले लो, साइन 11 पाई बाई 3 लिखो। फिर 3 के नज़दीक का मल्टीपल 12 होता है तो 12 पाई माइनस पाई बाई 3 करो। फिर माइनस साइन 12 बाई 3 4 पाई माइनस पाई बाई 3 करो, और अगेन 4 पाई आया तो वो 2 पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो आप साइन पाई बाई 3 लिखोगे। बट अब 4 पाई माइनस पाई बाई 3 जा रहे हो, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो जैसे इसमें समझा था, तो वो माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री में कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई ये सोचेगा कि साइन -11 पाई बाई 3 नेगेटिव है अंदर तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए था, पॉजिटिव क्यों आया, तो उसके लिए आप थोड़ा सोचो लॉजिकली। माइनस तो क्या दिखाता है अंदर, आपको क्लॉकवाइज जाना है वो दिखाता है। 11 पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 होता है 60, 11 मतलब 11 × 60 660 होता है। 660 का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज में जाना है ये बताया है। ठीक है, पहले हम देख लेंगे कि एंगल कहाँ पे आ रहा है, माइनस बोला हुआ है, माइनस मतलब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये पूरा हो गया 360 डिग्री, ये हो गया 450 मतलब -450 हुआ। हमें जाना है -660 पे। ठीक है, -450 -540 -600 और -660 यहाँ पे आएगा, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है इसीलिए आंसर पॉजिटिव आया। तो ये बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि अंदर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा आंसर, क्वाड्रेंट कौन सा है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस क्लियर है जहाँ पे हमने कोई भी एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करके थोड़े फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चंस करते हैं एंगल के लिए। ठीक है, जैसे कि मुझे फाइंड करना है साइन 15 डिग्री, मैं सोचूंगा साइन 15 डिग्री कैसे मिल सकता है, मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री है तो 30 का आधा करता हूँ तो 15 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या मैं हाफ एंगल वाला कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - cos x/2। cos 30 की वैल्यू मुझे पता होगी तो साइन स्क्वायर 15 मिल जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मुझे साइन 15 मिल जाएगा, वो भी है एक है। या तो दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हो, साइन x - y, ऐसा कोई दो एंगल ले लूँ जिनका डिफरेंस 15 हो, तो ये मुझे विचार आ जाएगा कि हाँ साइन 45 - 30 करूँगा तो 15 आ जाएगा, क्योंकि मुझे 45 पे भी वैल्यू पता है, मुझे 30 पे भी पता है। या तो मैं 60 - 45 भी कर सकता हूँ, दो ऑप्शन है। तो साइन 15 के फाइंड करने के तो बहुत सारे तरीके हो गए। ठीक है, तो साइन 15 कितना आ जाएगा, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, वैल्यू पुट करें 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, यहाँ पे बचेगा √3, नीचे बचेगा 2√2, यहाँ पे बचेगा 1, नीचे बचेगा 2√2, तो √3 - 1/2√2 आ जाएगा साइन 15 डिग्री। सो साइन 15 डिग्री हो जाता है √3 - 1/2√2। ये भी हो सकता है, या तो दूसरा आंसर भी बन सकता है, कैसे, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 × √2 - 1, √2 × √2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3 × √2 √6 हो जाएगा, √2 का √2 रहेगा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो साइन 15 के दो आंसर आ सकते हैं, ये और ये दोनों आंसर सही है, वो डिपेंड करेगा फिर ऑप्शन पे। तो इस तरीके से आप डिफरेंस वाले फॉर्मूला की मदद से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम
कुछ ऐसा ही एक फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे फाइंड करना है cos 75 डिग्री, ठीक है। तो cos 75 डिग्री में मैं क्या कर सकता हूँ, cos 90 माइनस 15 कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बट मुझे 15 पे पता नहीं है क्या हो सकता है, तो मैं 75 के लिए 45 प्लस 30 भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कर सकता हूँ, या तो मेरे पास दूसरा मैंने जो ऑप्शन लिखा वो साइन 90 माइनस 15 कर सकता हूँ। अभी देखो साइन 90 माइनस 15, 90 मतलब फंक्शन चेंज होकर कॉस 15 करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, साइन नहीं आएगा, ठीक है। फंक्शन कॉस करके साइन करना पड़ेगा, और 90 माइनस 15 है ना, तो 90 माइनस 15 तो साइन लिख लूँगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन 15 तो अभी हमने देखा, √3 माइनस 1/2√2, या तो √6 माइनस √2/4। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 15 और कॉस 75 सेम होता है, मैं फालतू में ये फाइंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको ऑलवेज याद रखना है साइन 15 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू 75 डिग्री कॉस पे होगी, तो मतलब 15 डिग्री साइन और 75 डिग्री कॉस, तो अगर साइन 15 की वैल्यू आपके पास है तो आप कॉस 75 फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है cos 30 की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू साइन 60 की होती है। ये दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, जो यहाँ पे हो रहा था। साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 75, क्यों, क्योंकि 15 प्लस 75 90 होता है, तो सेम हो जाएगा। उसी तरीके से साइन 20 इज इक्वल टू कॉस 70, उसी तरीके से साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60, ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कॉस 15 इज इक्वल टू साइन 75, ये भी कर सकते हो। तो इसी मेथड से आप ट्राई करो कि साइन 75 डिग्री क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ओके। चलिए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो खास करके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू कॉस 17 माइनस साइन 17 डिवाइडेड बाई कॉस 17 प्लस साइन 17। आपको पूछा है आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अगर मैं सोचूं पहले तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लग सकता है या नहीं लग सकता। मैं ध्यान से देखता हूँ तो पता चलता है कि कोई फॉर्मूला काम का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है। सेम फंक्शन होता तो मैं फॉर्मूला लगा सकता था ना, कॉस माइनस कॉस, कॉस प्लस कॉस, एस प्लस एस, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा यहाँ पे। तो बट यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे tan थीटा है, बट ये सब कॉस साइन के फॉर्म में है, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं tan के फॉर्म में लाऊँ। तो मैं tan के फॉर्म में ला सकता हूँ, कैसे, इस साइड पे cos 17 बाहर ले लूँ, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। फिर सेम चीज़ नीचे भी कर दूंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देखूंगा तो cos 17 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस, ये हो गया tan 17, नीचे भी कितना हो गया 1 प्लस tan 17। सो मेरा आंसर आया tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 17 अपॉन 1 प्लस tan 17। मुझे ना एक फॉर्मूला याद आता है, एक फॉर्मूला कौन सा, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो अगर यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि ये कुछ क्या इसके जैसा हो सकता है, क्या tan x की वैल्यू 1 आ सकती है, यहाँ पे तो 1 है ही, ये प्लस है ये माइनस है, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो मुझे चेक करना है, ठीक है। नीचे प्लस है, नीचे प्लस लाना है और ऊपर माइनस है, माइनस लाना है, तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यस यहाँ पे कर सकता हूँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला के अंदर x की वैल्यू 45 ले लूँ, y की वैल्यू 17 ले लूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, tan 45 माइनस 17 इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan 17 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 17। tan 45 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये 1 माइनस tan 17 अपॉन 1 प्लस tan 45 तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस tan 17 हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गेस किया कि मुझे अगर यहाँ पे 1 चाहिए तो tan x की वैल्यू 1 आनी चाहिए, वो लाने के लिए मैंने x 45 रखा और y 17 रखा जो दिया हुआ था। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो आ गया। इसका मतलब मेरा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 28 डिग्री हो गया। इसका मतलब मेरा थीटा क्या हो गया, 28 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
10x प्लस वाई के फॉर्मूला और 10x माइनस वाई के फॉर्मूला को यूज़ कर लेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस cos 12। देखो बहुत सिंपल दिख रहा है दिखने में तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो थॉट ये आएगा कि cos माइनस cos का फॉर्मूला लगा दे, डेफिनेटली लगा दे। cos माइनस cos का फॉर्मूला होता क्या है? cos माइनस cos का फॉर्मूला होता है c प्लस c इज 2cc, c माइनस c इज माइनस 2ss। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, माइनस 2 साइन 48 प्लस 12/2 इंटू साइन 48 माइनस 12/2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 60/2 साइन 48 माइनस 12 36/2। तो माइनस 2 साइन 30 डिग्री साइन 18 डिग्री। साइन 13 का तो वैल्यू पता है 1/2, साइन 18 का नहीं पता है, वो अभी एक नया लफड़ा आ गया अपने लिए। सो आंसर आएगा माइनस साइन 18 डिग्री। अभी साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपका एक नया क्वेश्चन ही हो गया कि साइन 18 डिग्री कितना होता है। नाउ साइन 18 डिग्री अगर मैं देखूँ तो कोई भी डिफरेंस, हमें जो एंगल पता है उसमें किसी के भी डिफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन से हम नहीं फाइंड कर सकते, तो कुछ नया अप्रोच उसके लिए हमें खोजना पड़ेगा 18 डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए साइन 18 डिग्री पहले निकालते हैं। साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो देखो कैसे निकालेंगे। हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, 5 थीटा मतलब मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों साइड साइन फंक्शन लगा दूँ। तो पहले एक काम करते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। दोनों साइड साइन फंक्शन लगा लो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। फंक्शन चेंज हो गया, cos 3 थीटा लिख लूँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। दोनों का फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, cos 3 थीटा का मतलब होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो 2 साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। cos थीटा कैंसल, सो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। बट cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता होती है कितनी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटी याद करो पहला लेक्चर। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, सब कुछ एक साइड ले ले, सब कुछ एक साइड ले ले तो हो जाएगा क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड चला गया प्लस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 1 होगा, बट उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पे थीटा हमने 18 लिया हुआ है, ठीक है, तो ये थीटा 18 का लिए साइन फंक्शन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। याद करो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाइंड करते हैं विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे क्या है, साइन थीटा मतलब आपका x हो गया। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो b आपका 2 हो गया, a आपका 4 हो गया, c आपका -1 हो गया, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। तो इससे आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, -b अंडर रूट प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a, -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2 इंटू 2, -2 20 मतलब 5 4 जा 20 होता है, तो 2 बाहर √5 नीचे 4, 2 कॉमन निकाल के मैं कैंसिल आउट करूंगा तो -1 प्लस और माइनस 2 आएगा। बट 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मैं माइनस नहीं ले सकता, क्योंकि -1 माइनस √5 नेगेटिव चला जाएगा। पॉजिटिव करने के लिए मुझे कंपलसरी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली पॉजिटिव, -1 प्लस √5/2। इसका मतलब √5 माइनस 1/2, ये अपनी वैल्यू होगी साइन 18 डिग्री की। ये साइन 18 डिग्री की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, √5 माइनस 1/2, बट माइनस आएगा तो फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस √5/2।
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो ये सब मेहनत ना करनी पड़े इसीलिए सिंपल चीज़ याद रख लो, साइन 18 डिग्री होता है कितना, √5 - 1/2। अगर ये याद रख लोगे तो एग्जाम में ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम cos 48 - cos 12 की वैल्यू खोज सकते थे। चलिए और एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 + cos 40 - cos 20। ठीक है, ओके, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि हम यहाँ पे C+C वाला फंडा लगा सकते हैं। ठीक है, C+C = 2cc। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, cos 80 + cos 40। सो 2 cos 80 + 40/2 इंटू cos 80 - 40/2। ये जैसा है वैसा ही रहने देते हैं इसको अभी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos 80 + 40 120/2 60 हो जाएगा। 80 - 40 होता है, बाई 2 करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। cos 20 पता नहीं है अभी। ठीक है, जैसा है वैसा रहने दो। तो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos 20 बचा - cos 20। आंसर कितना, 0। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडिशन वाले फॉर्मूला को यहाँ पे हमने इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A - B इफ 2 tan A = 3 tan B = 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन, tan A B - B का फॉर्मूला लगाएंगे। सो tan A - B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A इंटू tan B। क्या tan A tan B पता है, तो हाँ इनडायरेक्टली पता ही है हमें। इसकी वजह से मैं ऐसा लिखता हूँ ना, tan A = 1/2 और tan B क्या लिख सकता हूँ, tan B = 1/3 लिख सकता हूँ। बस वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 2/6, 6 + 1/6, 6 कट हो जाएगा। 3 - 2 1, 6 + 1 बचेगा 7। सो आंसर आ जाएगा आपका 1/7। ठीक है, सो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। देखो इतने क्वेश्चंस करने से कोई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आने नहीं वाला है, आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे क्लासेस से जो भी कंटेंट मिला हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं वो सॉल्व करोगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करोगे, तो ये सब आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।